हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 9 अक्टूबर 2023। आवाज़ से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, मेउरा वन रॉकेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन ए चाइना द्वारा, बी जापान द्वारा, सी स्पेन द्वारा या डी ब्राज़ील द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा सी स्पेन द्वारा। स्पेनिश कंपनी पीएलडी स्पेस ने मेउरा वन रॉकेट को दक्षिण पश्चिमी स्पेन में एक साइट से लॉन्च किया है, जो यूरोप का पूरी तरह से पहला मिनी रॉकेट लॉन्च हो रहा है। मेउरा वन रॉकेट, जिसका नाम रखा गया है एक बैल की नस्ल पर, और यह 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है और इसकी कार्गो क्षमता जो है एक बार में 100 केजी या 220 पाउंड है। जुलाई में यूरोप के सबसे बड़े रॉकेट प्रमुख एरियन 5 अंतरिक्ष लॉन्चर का आखिरी परीक्षण फ्रेंच गुयाना के कोरो में यूरोपीय अंतरिक्ष बंदरगाह पर हुआ था। दूसरा सवाल, किस राज्य ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? तो हमारा ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी बिहार। तो हमारा सही जवाब होगा बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की है कि यूपी सरकार ने 5.82 मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य बढ़ा दिया है। और हमारे देश में मोटे अनाज को ही श्री अन्न कहा जाता है। और मोटे अनाज जैसे कि हो गया बाजरा, ज्वार, रागी इत्यादि को हम लोग मोटे अनाज कहते हैं। देश में मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा श्री अन्न योजना की घोषणा फरवरी 2023 में, जिसमें बजट सत्र चल रहा था, उसी समय किया गया था। श्री अन्न को बढ़ावा देने के पीएम मोदी के इरादे के अनुरूप योगी सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 2023 तक श्री अन्न के लिए अपना खरीद लक्ष्य बढ़ाकर 5.8 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। और तीसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय या फिर डी वाणिज्य मंत्रालय। तो हमारा सही जवाब होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन करेगी और यह 9 से 12 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसकी मेजबानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद दोनों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। और चौथा सवाल है, 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक कहाँ की जाएगी? ए पुणे में, बी नई दिल्ली में, सी लखनऊ में या फिर डी मुंबई में। इसका सही जवाब होगा बी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 52वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की बैठक की जाएगी और निर्मला सीतारमण द्वारा नई दिल्ली में 52वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की बैठक की जाएगी। बात करें जीएसटी की, जिसे वस्तु और सेवा कर कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह एक मूल्य वर्धित कर है। यह एक गंतव्य आधारित है, अर्थात यह उपभोग के बिंदु पर ही लगाया जाता है। और दोहरा जीएसटी किसे कहते हैं? दोहरा जीएसटी केंद्र के जीएसटी और राज्य के जीएसटी दोनों को मिला के जो हम लगाया जाता है, उसी को दोहरा जीएसटी कहा जाता है। और इसे 2014 में जीएसटी को 2014 में 122वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था और इसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के रूप में पारित किया गया था और 1 जुलाई 2017 से इसे लागू कर दिया गया। आर्टिकल 279A में जीएसटी को प्रसारित करने के लिए जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। और आज का हमारा 5वां सवाल है, एचएस पर ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तो
ये हमारे ऑप्शन है रेसलिंग, बी बैडमिंटन, या फिर सी टेनिस, या डी स्क्वाश। तो हमारा सही जवाब होगा बी बैडमिंटन। एच एस प्रणय का संबंध बैडमिंटन से है। एच एस प्रणय ने पुरुष एकल बैडमिंटन में खेलों में भारत के 41 साल के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यानी कि एशियाई खेलों में भारत को 41 साल के बाद किसी खिलाड़ी ने कोई पदक जीता है। आज का हमारा छठा सवाल है, भारत के पड़ोसी देश भारत के नागरपट्टिनम से किस पड़ोसी देश तक के नौका सेवा शुरू किया जाएगा? तो हमारा ऑप्शन है म्यांमार तक, बी श्रीलंका तक, सी पाकिस्तान तक, या फिर डी बांग्लादेश तक। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रीलंका तक। भारत 10 अक्टूबर से तमिलनाडु के नागरपट्टिनम से श्रीलंका के लिए नौका सेवा शुरू करेगा, और यह नौका सेवा 30 मिनट में नागरपट्टिनम से श्रीलंका तक की सेवा को समाप्त करेगा, और इसे श्रीलंका के कांके 30 मिनट में श्रीलंका के कांके संथुराई इसे श्रीलंका के कांके संथुराई बंदरगाह तक होगा। यानी कि तमिलनाडु के नागरपट्टिनम से कांके संथुराई तक इसकी यात्रा होगी, जो मात्र 30 मिनट में तय हो जाएगी। और यह यात्रा मात्र 6,500 में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यानी कि अब 6,500 में कोई भी व्यक्ति श्रीलंका की टूरिस्ट के रूप में जा सकता है। और हमारा आज का 7वां सवाल है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है। अब राजस्थान में कुल कितने जिले होंगे? तो हमारे ऑप्शन है ए 59, बी 54, या सी 53, या फिर डी 58। हमारा सही जवाब होगा सी 53। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन के गठन की घोषणा की है, जिससे अब जिलों की संख्या कुल 53 हो जाएगी। पहले 50 थी, अब जिलों की संख्या राजस्थान में 53 हो जाएगी। और राजस्थान में 2023 का विधानसभा चुनाव इसी साल दिसंबर में या उससे पहले भी होने की उम्मीद है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के चुनाव में अभियान का नारा दिया है, काम किया दिल से, काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। यह राजस्थान के कांग्रेस द्वारा नारा दिया गया है कि काम किया दिल से और कांग्रेस फिर से। यह आने वाले चुनाव में उनका नारा होगा। 8वां सवाल, बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, या डी छत्तीसगढ़। हमारा सही जवाब होगा बी राजस्थान। राजस्थान की सरकार के द्वारा हाल ही में जातीय जनगणना, बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना कराने की घोषणा की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातीय सर्वेक्षण कराएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चुनाव का अभियान का नारा होगा, काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। 9वां सवाल है, जीएसटी परिषद ने बाजरे के आटा से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दरों को मौजूदा 18% से घटाकर कितना कर दिया है?
तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 0%, ऑप्शन बी 5% या ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 8%। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5%। 5% कर दिया गया, 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी परिषद ने बाजरे के आटे से बने खाद्य पदार्थों के लिए करों में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की है, या 18% से सीधे 5% तक कर दिया गया। अपने पोषण मूल्य और स्वास्थ्य लोगों के लिए जाने जाने वाले बाजरे का आटा भारत के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच में लोकप्रियता हासिल कर चुका है। दसवां सवाल है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन युगल जोड़ी कौन सी बन गई है? तो हमारा ऑप्शन है सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ऑप्शन बी लिएंडर पेस या महेश भूपति, ऑप्शन सी लक्ष्य सेन और श्रीकांत की दामिनी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने का गौरव हासिल किया है। सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने भारतीय जोड़ी ने एशियाई खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए दक्षिण कोरिया के चोई सोल्ग्यू किम बोनू को हराया है। चोई सोल्ग्यू और किम बोनू को हराया है। 11वां सवाल, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 7 अक्टूबर, ऑप्शन डी 5 अक्टूबर। तुम्हारा सही जवाब होगा 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस प्रति वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। इस बार वायुसेना दिवस का सेलिब्रेशन यूपी के प्रयागराज में किया जा रहा है। आज का हमारा अगला सवाल है, एशियाई खेल 2023 में पुरुष क्रिकेट वर्ग में किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए भारत। भारत ने एशियाई खेलों के विशिष्ट नियम के तहत विजेता घोषित किया गया, और जहां मैच समाप्त नहीं होने पर उच्च रैंकिंग वाली टीम सम्मान लेती है। मतलब कि भारत यह मैच खेल ही नहीं पाया, बारिश की वजह से यह मैच रद्द हो गया था, लेकिन उसके बावजूद जिसकी रैंकिंग सबसे ऊंची थी उसे यह पदक हासिल हुआ। तो भारत सबसे पदक तालिका में सबसे ऊंचा था, इसलिए भारत हमारा जीत गया। और 18.2 ओवर के बाद गीला मौसम आने से पहले अफगानिस्तान ने हांगझू में फ्लड लाइट के तहत 112 5 विकेट पर स्कोर बनाया, परंतु हालत में सुधार नहीं होने पर फाइनल रद्द कर दिया गया था। T20 पहले भी 2 बार एशियाई खेलों में खेला जा चुका है, और गुआंगझो 2010 और इंचियोन 2014 में, जिसमें बांग्लादेश यानी गुआंगझो 2010 वाले विजेता बांग्लादेश और इंचियोन के विजेता श्रीलंका को ताज पहनाया गया था। दोनों बार ही अफगानिस्तान उप विजेता रहा, लेकिन इसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। भारत पहली बार एशियाई खेलों में हिस्सा ले रहा है। और भी आज का हमारा अगला सवाल है, कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एक्शन पुरस्कार जीता है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्लू बीटल, ऑप्शन बी गेम टू द ट्रेंज, और ऑप्शन सी द सर्वाइवर, ऑप्शन डी ग्रान टूरिज्मो। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी सर्वाइवर। राजद रजनीकांत की द सर्वाइवर ने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म पुरस्कार जीता है। इसने सर्वश्रेष्ठ ट्रेलर का भी सम्मान जीता है। इसे बेस्ट एक्शन का तो अवार्ड मिला है, साथ में सर्वश्रेष्ठ ट्रेलर का भी सम्मान इन्होंने जीता है। और फिल्म के अभिनेता
अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्देशक, संपादक और सह निर्माता सभी राजद रजनीकांत हैं। और कांस विश्व फिल्म महोत्सव फ्रांस के कांस में मासिक और वार्षिक दोनों रूप से आयोजित किया जाता है। मासिक स्क्रीनिंग प्रत्येक माह के आखिरी गुरुवार को होता है और वार्षिक उत्सव मई में आयोजित किया जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में 18 पिग्मी होगा यहाँ पे, पिग्मी हॉग्स को किस राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया? पहला ऑप्शन है मानस, बी गिर, या फिर सी केवलादेव, या फिर जिम कॉर्बेट। तो हमारा सही जवाब होगा मानस राष्ट्रीय उद्यान में। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में 18 दुर्लभ पिग्मी हॉग को लाया गया। पिग्मी हॉग यह दुनिया का सबसे छोटा और दुर्लभ जंगली सुअर है। IUCN ने पिग्मी हॉग को गंभीर रूप से लुप्तप्राय रूप में सूचीबद्ध किया था। आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की है? तो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवा आयोग योजना की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है और असम के चोकुआ चावल को GI टैग मिला था।